everybody. Welcome to Ashi Singh Lectures. I am Madiha Khan, your friend who is here to help you with your English language. तो लास्ट की क्लास में हमने वही पूरा चैप्टर हमारी स्टोरी पढ़ चुके हैं हम थर्ड लेवल क्या थी, कैसे चार्ली जो है अपनी ही उलझनों से रोज़मर्रा की लाइफ से निकलने के लिए अलग-अलग कल्पना करता है, जिसमें से एक कल्पना ऐसी होती है कि भाई उसने एक नया ही लेवल इजाद कर दिया है स्टेशन पे। क्लियर? तो ये तो हो गई हमारी स्टोरी की बात। अब इसके वर्ड मीनिंग्स और इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग्स देखो इसके ज़्यादा नहीं है। स्टैक क्या होता है? किसी भी चीज़ का ढेर ना। वेकिंग ड्रीम कोई जागृत स्वप्न देखना है ना, सपना देखना, स्वप्न। वॉन्डर इधर-उधर घूमना या भटकना। सबअर्बन उपनगरीय। डक्ड शरीर झुका लेना, बिल्कुल आर्च्ड ऐसा धनुषाकार कर लेना। बम्पिंग किसी चीज़ में एकदम जाके भिड़ जाना, टकरा जाना। वेस्ट होता है आपका स्वेटर या कोई भी आपने जो कोट पहना है ऊपर वो। स्नैप्ड एकदम तोड़ना है ना। और लोकोमोटिव रेल इंजन क्लर्क होता है आपका एक ऑफिसर या अफसर बोल लो इसको। समझ आ गए? तो इसके वर्ड मीनिंग ज़्यादा नहीं है, इसके वर्ड मीनिंग्स इतने ही। अब आ जाओ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। तो पहले रीड एंड फाइंड आउट वाले देख लो। व्हाट डज़ द थर्ड लेवल रेफर टू? तो भाई थर्ड लेवल क्या था? क्योंकि रियलिटी में तो एग्जिस्ट करता नहीं था, तो था क्या भाई वो बताओ। तो द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे एट द ग्रैंड स्टेशन विच ओरिजिनली ओनली हैड 2 लेवल्स। ठीक है, तो थर्ड लेवल क्या है? एक सबवे है ग्रैंड स्टेशन पे जिसमें कोई थर्ड लेवल है ही नहीं, 2 ही थे, है ना। चार्ली वॉज हेलुसिनेटिंग वन नाइट वाइल गोइंग होम व्हेन ही रीच्ड द थर्ड लेवल। इट इज द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी दैट चार्ली क्रिएटेड टू एस्केप फ्रॉम द रियलिटी। तो भाई चार्ली जो एक दिन बहुत लेट आया था ना रात को, तो वो हेलुसिनेटिंग कर रहा था, चीज़ें इमेजिन कर रहा था, जिसमें उसने क्या किया, वही थर्ड लेवल इमेजिन कर लिया जहाँ पे सिर्फ 2 ही लेवल हैं स्टेशन पे, है ना। तो ये क्या था? ये एक ऐसी दुनिया थी जो चार्ली ने बना ली थी रियलिटी से दूर भागने की। क्लियर? वुड चार्ली एवर गो बैक टू टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? क्या चार्ली जो है थर्ड लेवल पे कभी वापस जा पाएगा या जाएगा टिकट्स खरीदने के लिए, कहाँ के? गेल्सबर्ग इलिनॉइस के, अपने और अपनी वाइफ लुइजा के लिए। तो नो, चार्ली वुड नेवर गो बैक टू टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट्स टू गेल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। वो कभी वापस नहीं जाएगा वहां टिकट लेने के लिए, बिकॉज द थर्ड लेवल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि थर्ड लेवल जैसी कोई चीज है ही नहीं। इट वॉज हिज इमेजिनेशन, वो सिर्फ उसकी कल्पना थी। क्लियर? अब रीडिंग विद इनसाइट वाले देख लो। डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली वाई? क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि भाई जो थर्ड लेवल जो था वो एक माध्यम था चार्ली का रियलिटी से एस्केप करने का? तो यस, द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वाज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। तो हाँ भाई, थर्ड लेवल जो था वहाँ पे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे जो उसकी इमेजिनेशन थी वो एक माध्यम था उसका, ये सारी परेशानियां, इनसिक्योरिटी, डर और चिंता वाली जो चीज़ें होती हैं उनसे भागने का। For most of the time it is a picture of the simple past of our forefathers who we believe were happier। तो देखो जब वो अपने ग्रैंडफादर की बात कर रहा था स्टोरी में, तो हमने ये नोटिस किया कि उसने क्या बोला कि भाई ग्रैंडफादर का जो टाइम था वो बहुत पीसफुल था, शांतिपूर्वक था, उन्हें ऐसी कोई टेंशन ही नहीं होती थी किसी चीज़ की। तो वही चीज़ उसने इमेजिन करके एक दुनिया बना ली थी, एक नया लेवल क्रिएट कर लिया था कि भाई जो हमारे जो फोरफादर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो कितने खुश थे। तो वही वाली चीज़ उसने अपनी कल्पना में डाल दी थी। इट इज़ एन एस्केपिस्ट वर्ल्ड विच वन वीव्स अराउंड टू बी ऑफ द करंट डे प्रॉब्लम्स, वरीज, एंजाइटीज एंड टेंशंस। और एस्केपिस्ट कौन होते हैं? जो ऐसी कल्पना करते हैं भागने की। जैसे याद है हम तुमने 10th में देखी होगी, एक स्टोरी थी हमारी अमेंडा करके, है ना, वो है। और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे बच्चे ऐसे क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। और ऐसे ही बड़े लोगों में भी होती है प्रॉब्लम्स, कि वो कल्पना करते हैं किसी प्रॉब्लम से दूर भागने के लिए, है ना। Why do you infer from Sam's letter to Charlie? The way Charlie discovered Sam's letter was rather mysterious, है ना। अब भाई देखो, है ना, तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन मिली सैम के लेटर को जो चार्ली के लिए लिखा गया था। तो भाई ये जो लेटर जिस तरीके से चार्ली को मिला या सैम ने पता नहीं कब लिखा, ये तो क्या है, बिल्कुल मिस्टीरियस है, बिल्कुल रहस्यमय बात है। It was one of those first day covers people used to mail to themselves back in time with a blank page inside। भाई वो ऐसा फर्स्ट डे कवर था जो लोग खुद को ही भेजते थे और उसमें अंदर कुछ नहीं लिखा होता था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो सैम ने भेजा और उसमें कुछ लिखा हुआ हो? सो टू बिगिन विद द कवर हैड अ लेटर इन इट एंड नॉट अ ब्लैंक पेज इन इट। तो भाई अगर हम स्टार्टिंग की शुरू से बात करें तो शुरुआत में क्या हुआ भाई, एक एनवेलप था, फर्स्ट डे कवर था वो, जिसमें अंदर जो है ब्लैंक पेज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था, उसमें एक लेटर निकला। सेकेंडली द लेटर डेट्स बैक टू
back to 18 July 1894 when Sam, the writer of the letter, didn't exist. है ना भाई 1894 की बात हो रही है जब जब सैम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। सैम था ही नहीं 1894 में, तो कैसे ये लेटर लिख गया बिकॉज बोथ सैम एंड चार्ली एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट टाइम्स। दोनों ही, क्योंकि क्या कहता है चार्ली भाई मेरा दोस्त है और पहली बात सैम उसका साइकेट्रिस्ट होता है जिससे वो सारी बातें कर रहा होता था। हाउ इज दैट पॉसिबल? नहीं ना। तो क्लियरली इट वॉज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन। तो ये क्या था भाई, चार्ली ने बस ये इमेजिन कर ली थी। ये चीज भी उस लेटर में कुछ भी नहीं था, या शायद वो पूरा एनवेलप था ही नहीं। ये चीज क्लियर नहीं कि क्या वहाँ एनवेलप था, क्या वो ब्लैंक था और उस पर चार्ली ने इमेजिन कर लिया, या फिर वो था ही नहीं। ये बात अभी भी क्या है, बिल्कुल रहस्यमय है। लेकिन ये जो सारी चीजें क्या है, ये चार्ली की बस इमेजिनेशन है। क्लियर हो गया? द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। भाई अभी का जो टाइम है वो कैसा है, पूरा इनसिक्योरिटी का टाइम है। भाई आप खुद से बेहतर हमेशा सबको समझते हो, है ना। और क्या है, इसमें डर लगता है हमेशा भाई वॉर की, नहीं मैं बेहतर हूँ, या हमेशा किसी से बेहतर करने की तुम लड़ाइयों में लगे रहते हो, ये सारी चीजें। मैन ऑफ्टन क्रिएट्स इन हिज फैंटेसी ऑफ वर्ल्ड विच इज समवेयर बिटवीन हिज डिजायर एंड रियलिटी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान जो है ना क्या करता है, ऐसी स्पेस क्रिएट कर लेता है खुद के लिए जो उसे रियलिटी से बिल्कुल अलग ही दुनिया में ले जाती है। एंड ऑफन सीक्स रेस्पाइट बाय ट्रांसपोर्टिंग हिमसेल्फ टू इट मेंटली। और ये सारा दिमाग का खेल है, फिजिकली नहीं, मेंटली वो खुद को ऐसी जगह पर पाता है ना। Time travel is another way of overcoming stress. We travel back in time to the past, which we believe was quieter and happier era. क्योंकि हमने हमारे जो भी पूर्वज हैं उनकी जब भी स्टोरी सुनोगे तो हमने हमेशा उनका हैप्पी फेज ही सुना है, कभी उनके हमने दुख दर्द नहीं सुने। तो हमारे माइंड में क्या होता है, ये चीज़ बैठ जाती है कि भाई वो जो टाइम होगा ना वो अच्छा ही होगा। तो क्या होता है, कुछ लोग पास्ट में चले जाते हैं अपने माइंड से। Nostalgic memories too are often a way of escape from the harassing present. Nostalgic memories क्या होती है, जो आपके साथ हो चुका है, जो आपको याद दिलाती है पुराने समय की या बचपन की, है ना। वो मेमोरीज भी ऐसी ही मेमोरीज होती हैं जो आपको एस्केप करने में मदद करती हैं। डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? क्या तुमने एक इंटरसेक्शन देखा टाइम स्पेस का? देखा, हाँ भाई देखा। यस, देयर इज अ लॉट ऑफ इंस्टांसेस दैट टेल अस अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य हुए जहाँ पे हमने ये चीज देखी है। तो इसमें क्या था, फर्स्ट इंटरसेक्शन बीइंग द वन बिटवीन द फर्स्ट टू लेवल्स ऑफ द ग्रांड स्टेशन and its third level which is based somewhere in the 1980s whereas the former exists in the present time। तो भाई पहला इंस्टांस तो क्या हुआ कि कोई थर्ड लेवल था ही नहीं। हाँ 1980s में हो सकता है था कोई थर्ड लेवल, लेकिन अभी के टाइम में प्रेजेंट 20th सेंचुरी में तो सिर्फ 2 ही लेवल थे। तो पहला इंटरसेक्शन तो यही हो गया। Also, when Charlie went to buy tickets for Galesburg, which existed in 1894, while he and his wife exist in the present times, Charlie goes to get old currency to buy tickets to go to the Galesburg of 1894, है ना। अब देखो यहाँ पर ही देखो क्या हुआ, अगर चार्ली वहीं था तो चार्ली वापस कैसे आया, उसने टिकट्स खरीदने के लिए करेंसी कैसे बदलवा ली, है ना। ये क्या हुआ, ये तो बिल्कुल ही मतलब दो चीजों को काट के उसने दो अलग अलग बना ली ना दुनिया। The archaic manner of dressing by the people and the newspaper The World dated June 11, 1894 also overlapped dressing by the people and the newspaper with Charlie's real-time world and existence। ठीक है, अब देखो जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचा तो उसने देखा भाई सबने अलग कपड़े पहन रखे हैं, डेट भी अलग है, न्यूज़पेपर भी, लेकिन उसके खुद के कपड़े कैसे थे, 20th सेंचुरी के थे, है ना। तो यहाँ पे फिर ओवरलैपिंग हो गई। तो ऐसा कैसे हो रहा है, ये इंटरसेक्शन कैसे हो रहा है। Finally, the letter that was mailed to Charlie's grandfather on 18 July 1894 highlights the intersection of time and space। 1894 का लेटर जो सैम लिख रहा है जो 1894 में एग्जिस्ट ही नहीं करता, चार्ली को लिख रहा है जो चार्ली 1894 में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये कैसे हो रहा है, ये सारी देखो इतना ज़्यादा उसके माइंड में इमेजिनेशन थी कि वो इतनी ज़्यादा इंटरसेक्ट कर गई आपस में। तो यहाँ पे ये सारे इंस्टांसेस थे जहाँ पे ये इंटरसेक्शन हुआ। क्लियर? Apparent illogically sometimes turns out to be a futuristic projection discuss। Yes, I do believe that apparently illogically sometimes
टर्न टू बी अ फ्यूचरिस्टिक पर्सन। देखो होता है, ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं कि आप जो चीज़ कल्पना कर रहे हो उसको आप फ्यूचर में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे ये चीज़ हुई है। एनीवन हु डज एन इन्वेंशन इज apparently a step towards the future and appears like a futuristic projection। कभी भी कोई इन्वेंशन अगर किसी ने की है तो उसने पहले वो चीज़ सोची होगी ना, भले इलॉजिकली सोची हो, बट सोची तो है ना, तभी वो उसे इम्प्लीमेंट करके फ्यूचर के लिए कुछ कर रहा है, राइट? तो ऐसे देखो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे बिफोर द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन, नोबडी कुड हैव डेयर्ड टू बिलीव द मैन कुड फ्लाई। जब तक राइट ब्रदर्स ने एक एरोप्लेन इजाद नहीं किया था, क्या हम सोच सकते थे कि भाई फ्लाई भी कर सकते हैं, एक इंसान उड़ भी सकता है, उड़कर ट्रैवल भी कर सकता है? नहीं, है ना? वैसे ही बिफोर Graham Bell invention of the telephone, it was a thing people could have only imagined seeing. ऐसे ही Thomas Edison who invented the light bulb, no one believed him in it first, but all he had was an idea in his mind. तो ऐसे ही होता है कि भाई पहले एक आइडिया होता है आपके माइंड में, फिर आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके कोई नया इन्वेंशन करते हो जिस पे पहले लोग यकीन भी नहीं करते हैं, आप पे हंसते भी हैं, बट बाद में वो चीज़ यूज़ में भी आती है। All these thoughts soon turn into reality and the things that seem illogical might actually be a step into our future। तो जो चीज़ें पहले illogical लगती है ना, जब वो हो जाती है, जब वो चीज़ इन्वेंट हो जाती है, उसके बाद उसमें लॉजिक नज़र आने लगता है जो आपके फ्यूचर में या आपके प्रेजेंट में फिर काम भी आने लगती है। क्लियर हो गया ये यहाँ तक? फिलेटली हेल्प्स कीप्स द पास्ट अलाइव। अब पहले बताओ फिलेटली क्या होता है? देखो फिलेटली बेसिकली क्या होता है, जो हमारा चार्ली था, हमारा जो कैरेक्टर था, वो क्या करता था? स्टैम्प्स कलेक्ट करता था। तो कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स और स्टडी ऑफ स्टैम्प्स जो होती है ना, वो आपकी क्या कहलाती है? फिलेटली। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि भाई फिलेटली हेल्प्स कीप्स द पास्ट अलाइव, क्योंकि देखो स्टैम्प कलेक्शन में क्या होता है, आपके पास बहुत पुराने पुराने टाइम के स्टैम्प्स भी होते हैं, करेक्ट? तो उससे क्या होता है, आप अपना जो पास्ट है कि हाँ देखो मैंने ये तब कलेक्ट किया था, ये मैंने तब कलेक्ट किया था, वो आप जिंदा रख सकते हो अपनी मेमोरीज में। डिस्कस अदर वेज इन विच दिस इज डन, और क्या क्या तरीके हो सकते हैं हम अपना पास्ट जिंदा रख सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ अ ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर? और तुम्हें क्या लगता है कि भाई ये ह्यूमन में ये जो चीज है ना, ये टेंडेंसी है कि भाई तीनों तरफ रहने की, ये क्या है? Philately does indeed help in keeping the treasures of past alive। Philately help करती है, no doubt help करती है हमारे past को जिंदा रखने में। Besides philately there are numerous other ways to keep the past alive। लेकिन philately के अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं हमारा past जिंदा रखने के। Collecting historical artifacts, paintings and statues in a museum, collecting and reading books, collecting stamps, है ना, फर्स्ट डे कवर्स एक्सेट्रा। अब देखो तुम म्यूजियम में जाते हो, तो म्यूजियम में जाके तुम क्या देखते हो कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो राजा महाराजा थे, वो कैसे रहते थे, वो युद्ध कैसे करते थे, उनकी चीज़ें कैसी थी। ऐसे ही बुक्स में हमने पढ़ा है, हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं, पेंटिंग्स के थ्रू हम जानते हैं कि ऐसे दिखते थे, ऐसे दिखते थे। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, हमारा पास जिंदा रखने में मदद करती हैं। This capacity to oscillate between the past, present and future is a great intellectual gift। और ये जो हमें एक योग्यता है ना कि हम ये कर सकते हैं कि हम हमारा पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट हर तरफ जा सकते हैं, ये हमारे लिए एक गिफ्ट है। Their tendency to connect with the past from time to time helps them stay connected to the roots while helping them to face the present and future challenges with more strength। और ये जो टेंडेंसी है ना हमारे अंदर कि भाई हम अपनी जड़ों से भी कनेक्टेड हैं, इससे हमें मदद मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है कि हम अपना प्रेजेंट, हमारा फ्यूचर भी अच्छा रख पाएँ। सच अ टेंडेंसी हेल्प्स इन इंश्योरिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस टेकन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड लर्निंग फ्रॉम देम, है ना? और ये जो टेंडेंसी है हमें हेल्प करती है कि हाँ भाई हम एक्सेप्टेंस रखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं ये चीज़ें कि हाँ भाई ये डिसीजन जो हमने इस टाइम लिया था ये सही था कि नहीं था, इसके और क्या आगे जो हैं कॉन्सिक्वेंसेज हुए, अच्छे हुए या नहीं हुए, तो हम ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रख पाते हैं इस चीज़ के थ्रू। क्लियर हो गया ये? तो भाई इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है प्रॉपर्ली यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दिस इज़ मदीहा खान साइनिंग ऑफ राइट नाउ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।